क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 18 अप्रैल का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है, जो कि जिसमें सारे जो है नोटिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप लोग वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप यूपीपीएससी का नया पेड ग्रुप चालू होना है और ये आखिरी रहेगा 2022 जून 12 जून को जो पेपर है उसके लिए। ठीक 25 अप्रैल को होने वाला है। ज़्यादा जानकारी के 9650347272 पे आप लोग बात कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए भी जो मेरे मॉड्यूल्स हैं इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे, उसको देखिए, जो आपको सही लगता है उसके अनुसार कर सकते हैं। कोई डाउट है तो 9650347272 पर आप बात कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले लेकिन आप लोग से निवेदन है कि अगर आप लोग पसंद आता है तो CSFS टीम का हिस्सा बनिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, और जो यह हमारा एक क्वालिटी और ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लर्निंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए। ठीक, पहला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी संबंधित बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब ये संदर्भ इसका ये है कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि गवर्नमेंट की कंपनी है जिसका नाम है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना, तो ये एक निगम है सोलर एनर्जी संबंधित। तो ये जो है मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? नवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्रालय, यानी कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस मंत्रालय के अंदर SECI जो है, इसने एक टेंडर अभी निकाला है और टेंडर में इन्होंने ये कहा है कि अच्छा सोलर इसमें लिखा हो तो ये नहीं है मतलब कि सिर्फ सोलर से ही संबंधित है, ठीक है ना, बाकी भी मतलब इसमें जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी वो उसको देखता है। ठीक, इसके अंतर्गत आ सकती हैं। तो टेंडर निकाला है कि 500 मेगावाट या फिर 1000 मेगावाट आवर का जो है स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है इंडिया में बनाना है। आइए, टेंडर हमने निकाला है गवर्नमेंट ने, आप जो है जो बनाना चाहता है ऐसा आगे आइए। इसके नाम को समझिए, बैटरी है। ठीक, जैसे बैटरी होती है उसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर करते हैं हम, तो वैसे ही इसमें जो है 500 वाट मेगावाट तक की बैटरी स्टोर, मतलब ये बैटरी इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इसके लिए टेंडर निकाला गया। किसने निकाला है, कहाँ मंत्रालय है, कौन है, ये सब समझ में आ गया। अब इसका यूज़ समझ लेते हैं, क्योंकि वही एक और चीज़ में देखने वाली है। यूज़ भाई साहब यही है कि जो भी वितरण कंपनियां हैं, डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो उनके पास पावर आई, मान लीजिए उनको पावर जो है आगे से डिमांड ही नहीं है। ठीक, जो हम लोग भोगता है मान लीजिए वहाँ से डिमांड नहीं, तो क्या करेगा वो इस एनर्जी स्टोरेज बैटरी में जो है स्टोर कर देगा। जितनी टाइम स्टोर करेगा उसका कुछ पैसा लेगी भाई साहब। ये कोई भाई टेंडर डाल रहा है, ये बना रहा है, सस्ता नहीं है, महंगा होगा। तो उसके बाद जब इसको ज़रूरत पड़ेगी, आगे से डिमांड आ गई, तो डिस्कॉम फिर से यहाँ से निकाल के बिजली दे देगा। तो ये मतलब इससे क्या होगा, एफिशिएंसी भी बिजली की बढ़ेगी भाई साहब, बिजली के लॉसेस भी कम होंगे। डिस्कॉम्स को भी ऐसा नहीं है कि जो है जनरेशन सप्लाई तो है लेकिन डिमांड ही नहीं है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। टोटल कैपेसिटी बाकी सब। अच्छा, लोकेशन कहाँ पर है? ये फतेहगढ़ 3 ग्रिड सब स्टेशन जो है स्टेट ऑफ राजस्थान में, वहाँ पे उसके पास में इसको लोकेशन दिया गया है। और ये क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल में बनेगा, तो ये क्या है, बिल्ड ओन ऑपरेट बेसिस पे होगा। यानी कि आप बनाइए, जो भी प्रोजेक्ट डेवलपर है टेंडर डाल के जिसको भी जो है फाइनली दिया जाएगा, आप बनाओ, उसको बिल्ड करो, ओन करो, मतलब कि आपका स्वामित्व हो जाएगा उस पर। फिर आप उसको ऑपरेट करो, संचालन करते रहो भाई। जैसे जैसे कोई जिसको हम आके स्टोर कर रहा है, जो पैसा है अपना लगाओ और जो है चलने दो। ठीक, तो इस तरीके से कुछ और भी मॉडल हैं, ये GS पेपर 3 में आता है। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में जोड़ते हैं हम लोग। PPP मॉडल है, यानी पब्लिक प्राइवेट, यानी गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ही होते हैं। तो उसमें क्या है कि BOO तो हमने सुन लिया, BOOT भी होता है। ठीक है ना, बिल्ड ओन्ड ऑपरेट करने के बाद ट्रांसफर कर दो कुछ साल के बाद। ठीक है, एक होता है बिल्ड और ऑपरेट और ट्रांसफ़र। ठीक, बिल्ड करो, ऑपरेट करो, अपना खर्चा पानी निकाल लो, फिर जो है वापस ट्रांसफ़र कर दो मतलब गवर्नमेंट को। तो ये भी एक होता है। अच्छा, BOO वाले में क्या है, जो भी परमिशन वर्मिशन लेनी है ना, वो सब फिर प्रोजेक्ट डेवलपर लेगा, गवर्नमेंट का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता है। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 1, सोशल इशू संबंधित। देखिए, ये बिल्किस बानो ईधी करके जो है, ये एक पाकिस्तान की महिला थी, काफ़ी अच्छा फिलंथ्रोपी परोपकारी काम करती थी, ये एक प्रोफेशनली नर्स थी। ठीक, ये इन्होंने कई सारे जो है बच्चों को जो अडॉप्ट किया, उनके लिए काम किया। ठीक है, तो ये इनके जो पति थे वो भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड उनको भी मिला था पब्लिक सर्विस के लिए। खैर, ये मतलब बच्चों से काफ़ी इन्होंने बच्चों का परोपकार के ऊपर परोपकार बहुत किया, तो इनको पाकिस्तान की माँ भी बोला जाता है।
ठीक, मदर ऑफ पाकिस्तान भी बुलाता है। अभी इनकी जो है देहांत हो गया है, तो मोदी जी ने जो है इनके शोक व्यक्त किया है। ये जो परोपकारी और मानवतावादी जो बिल्किस ऐधी जी जो थी इनका, ठीक है, बाकी पाकिस्तान की थी। इनका जन्म वैसे तो बंतवा जो आज का गुजरात है वहाँ पर हुआ था, और 2015 में इनको मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस भी मिला था। ठीक, कराची में इनका जो है हॉस्पिटल इमरजेंसी सर्विसेज ये सब भी थी। एक भारत की स्पेशली एबल्ड यानी कि दिव्यांग बच्ची थी गीता नाम से, ठीक है, तो उसको भी इन्होंने अडॉप्ट किया था। तो पाकिस्तान की माँ क्या नाम है? बिल्किस बानो ईधी, एधी। ठीक, अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित उड़ान। उड़ान स्कीम आप लोग पता है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, एविएशन से संबंधित है। ठीक, इसमें क्या है कि कुछ ऐसे जगहें हैं जो अंडर सर्व्ड हैं, जहाँ पे जो है कनेक्टिविटी नहीं है एयर के थ्रू, ठीक है ना, एयर मतलब हवाई जहाज के थ्रू कनेक्टिविटी नहीं है, तो उनको जो है हमें कनेक्टिविटी करना है, या फिर जो कनेक्टिविटी जहाँ पर है भी, ठीक है, वहाँ पर जो है इतने ज़्यादा महंगे जो है आपके टिकट हैं, या फिर जो है जो कंपनियां हैं एयरलाइंस हैं वो वहाँ पर नहीं चला चाहती। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा। तो उन सबको जोड़ने के लिए आम आदमी को जो है विंग्स देने के लिए आम आदमी भी ट्रेवल कर सके, जैसे कि मिनिस्टर साहब ने कहा था, एक थे मिनिस्टर साहब सिविल एविएशन वाले, कि हम चाहते हैं कि चप्पल पहने वाला आदमी भी हवाई जहाज में सफ़र कर पाए, ये चीज़ उनकी बात थी। तो ये सब बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। उड़े देश का आम नागरिक का इसका स्लोगन भी है उड़ान नाम से। वैसे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, ठीक, तो इसको जो है प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सेलेंस यानी उत्कृष्टता इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन 2020 के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक, उड़ान स्कीम को जो है एक प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 की एक कैटेगरी है, इनोवेशन जनरल सेंट्रल, तो इस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। अच्छी बात है। देखो, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अब देखो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर पनिशमेंट है खराब कार्य करने के लिए, तो रिवॉर्ड भी होना चाहिए अच्छा कार्य करने के लिए। तो रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन भी बहुत बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है, आजकल लोग जो है करप्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ऑनेस्टी रहने से जो है उनको कोई रिवॉर्ड रिकॉग्निशन कुछ है ही नहीं। टैक्स की चोरी क्यों करते हैं लोग? कि उनको लगता है हम टैक्स देते हैं, दूसरे लोग खा लेते हैं, ठीक है, फ्री में बांट दिया जाता है। तो इसलिए जो है उनको रिवॉर्ड रिकॉग्नाइज भी करोगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ यार ठीक है, हमें जो है सम्मानित भी किया रहा है, हमारी जो जो अच्छे काम है उसको जो है पहचान भी रहे हैं लोग, तब होगा। ठीक, पनिशमेंट तो हर जगह होता है, पनिशमेंट तो दिया जाता है, लेकिन रिवॉर्ड रिकॉग्निशन भी होगा तो अच्छी बात है। तो इस तरीके की स्कीम और भी अच्छे से लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें फ़ायदा बहुत हुआ है भाई साहब उड़ान की वजह से। क्वालिटेटिव जो है क्वालिटी पे इस पे जोर दिया गया है, ना कि क्वांटिटी पे। जैसा कि मैं आप लोग से कहता हूँ क्वालिटी पे ध्यान दिया गया, क्वांटिटी पे नहीं। और ये अवार्ड जो है किस दिन दिया जाएगा? सिविल सर्विसेज डे वाले दिन दिया जाएगा, जो कि 21 अप्रैल को होता है। बहुत प्यार से क्वेश्चन ये आ सकता है, आया भी ये पीछे। सिविल सर्विसेज डे आपका 21 अप्रैल को होता है। ठीक, क्यों होता है कमेंट करके बताइए। और इसमें एक ट्रॉफी दी जाएगी, एक स्क्रॉल दिया जाएगा जो होता है ना गोल गोल, और इंसेंटिव 10 लाख रुपए का भी यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक, 5 सालों में अगर देखा जाए तो 415 उड़ान रूट जो है कनेक्ट किए गए हैं आपका, जिसमें कि 66 अंडर सर्व्ड थे जहाँ पे कोई एयरलाइन नहीं थी, अनसर्व्ड भी थे, एयरपोर्ट्स थे, और इसमें हेलीपोर्ट भी जोड़े गए हैं। 92 लाख लोगों को जो है इसमें बेनिफिट मिला है। उड़ान स्कीम ने ऐसी जगहें जैसे कि हिली पहाड़ी क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, आइलैंड्स है, इन सबको जोड़ने में बहुत ज़्यादा फायदा कराया है। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ठीक, आपका सिविल सर्विसेज डे कब होता है? 21 अप्रैल। नेक्स्ट टॉपिक जो है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस हेल्थ इश्यूज से संबंधित है। ई संजीवनी, आप लोगों को मैंने बताया कई बार, आयुष्मान भारत जो स्कीम है, जो एक मिशन है आयुष्मान भारत, उसमें ये बोला गया था कि सेकेंडरी और टर्शरी में तो आप जाके जो है करा सकते हो, 5 लाख का जो है इंश्योरेंस मिलेगा, वो सब तो है। इसी मिशन के अंतर्गत एक वो था कि प्राइमरी लेवल पे यानी प्राथमिक लेवल पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बना जाएंगे 1.5 लाख। ठीक, तो इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में की ही तर्ज पे अब क्या है कि जो भी डॉक्टर्स बैठते हैं, उन डॉक्टर से मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है जो इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स तक भी उसकी पहुंच नहीं है, मान लो दूर है, रिमोट एरियाज में रहता है, या फिर उसको महंगा पड़ रहा है, जो भी है। ठीक, तो वो क्या है कि अब एक इन्होंने ऑनलाइन जरिया दे दिया है गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्टर जी ने यहाँ पे एक ऑनलाइन जरिया दे दिया है, ई संजीवनी। यानी कि आप ई संजीवनी पे लॉगिन करिए, वहाँ पे आपको टेली परामर्श जो है मिल जाएगा। 1 लाख जो सेंटर्स हैं आयुष्मान भारत के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उसकी 4थी एनिवर्सरी पे 1 लाख सेंटर को
ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी से जोड़ दिया गया है। अब इसके थ्रू मान लीजिए हम जो है कहीं पे भी हैं, मान लीजिए वहाँ पे हमको ज़रूरत है, तो हम किसी भी डॉक्टर को जो हमें एक्सपीरियंस है हम चूज़ भी कर सकते हैं, ऐसा है इसमें सिस्टम। तो वहाँ से हम उससे परामर्श कर सकते हैं। ठीक, तो 1,17,000 तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज हैं, संचालित है भारत में। तो उसका जो है इसमें मदद होगी, टेली कंसल्टेशन हो गया। इसमें क्या है कि सुगम बनाएगा लोगों के लिए, आपका सुलभ बनाएगा, ठीक है ना, इजी हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा, अफोर्डेबल हो जाएगा। सिर्फ दवाई का खर्चा, और दवाई में भी क्या है, जेनरिक दवाइयाँ लो, जन औषधि केंद्र हैं हमारे पास। ठीक, तो बढ़िया है। स्वास्थ्य को अगर हम स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा कम हो, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली देखा जाए तो पॉवर्टी भी हमारी कम होगी, और इसके काफ़ी अच्छे मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट संबंधित, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग वाले, ठीक, एल मुरुगन। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में, ध्यान सुनिएगा, तमिलनाडु में हम एक सी वीड यानी कि जो है समुद्री शैवाल, सी वीड की फोटो दिखाए तो और अच्छे देख रहे हो, ये काई टाइप क्या होता है, ये एल्गी है, मैक्रोस्कोपिक मरीन एल्गी, समुद्री एल्गी होती है, ये शैवाल है। ठीक, तो इसके लिए सी वीड पार्क हम बनाना चाहते हैं, ठीक, तमिलनाडु में, जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा दे देंगे, और ये भारत में इस तरीके का पहला पार्क होगा। और ये कहाँ पे होगा, इसके लिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट से कहा है मिनिस्टर जी ने कि आप जगह ढूंढो, हम इस पे ये जो है सीवीड पार्क बनाना चाहते हैं। 20,000 करोड़ रुपए का जो भी होगा वो सब जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे, टेंशन नॉट, बस तुम यहाँ पर जो है इसको एक लोकेशन ढूंढ दो। और ये जो सीवीड पार्क बनेगा, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पद्धति दी जाएगी, ये सब कुछ होगा आपका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक, अब देखो किसान संपदा योजना जो है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो सीवीड पार्क बनाने की बात करी जा रही है, ये बात करी जा रही है आपकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के द्वारा। ठीक, तो ये आपका एग्रीकल्चर से मिनिस्ट्री से नहीं संबंधित है, आपका ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी कि खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मरीन, ठीक, एग्रीकल्चरल, और साथ ही साथ जो है आपका समुद्री प्रसंस्करण करना है, जैसे ये इकाई हो गई, आपका शैवाल हो गया, और डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर्स। तो संपदा योजना, पीएम किसान संपदा योजना इसका नाम है। ठीक, तो एक यूज तो जो मुझे दिख रहा है वो है कि बायोफ्यूल का इसके जरिया बना सकते हैं, ठीक है ना। कई सारे फेजेस बायोफ्यूल पॉलिसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2018 में आई थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि बायोफ्यूल 2018-20 में आई थी शायद। तो कंफर्म करके बताइएगा पॉलिसी। तो इसमें जो है 4th फेज में हम चाहते हैं कि शैवाल के थ्रू बायोफ्यूल बनाए, तो इससे बढ़िया है, डीजल में ब्लेंडिंग और बढ़िया आसानी से हो सकेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। पहला पार्क इस तरीके का होगा। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट से संबंधित, टेन्योर ऑफ ग्रीन परमिट्स यानी कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस। ठीक, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि आपका माइनिंग का, खदान का प्रोजेक्ट हो गया, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर फ्यूल का प्रोजेक्ट हो गया, रिवर वैली प्रोजेक्ट, वहाँ पे वहीं सारी माइनिंग इस टाइप की कुछ हो रही है, ठीक है। या फिर जो है कुछ भी इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर आपको क्लियरेंस लेनी पड़ती है पर्यावरण मंत्रालय से, तो इनको ग्रीन परमिट भी बोल देते हैं। इन जो इस तरीके के जो ग्रीन परमिट हैं, इसके अभी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्या कहा है कि इनके इन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को कि जो टेन्योर था, मान लीजिए 10 साल था, तो हम उसको बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर दे रहे हैं। इन्होंने कहा इसलिए क्योंकि भाई ये ज़्यादातर इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, लैंड एक्विजिशन, लोकल इशू, क्लियरेंस, जियोलॉजिकल सरप्राइज, हाई जस्टिफिकेशन पीरियड, तो इसको जो है हमें बढ़ा देना चाहिए, तो इसलिए इन्होंने बढ़ाया है यहाँ पर। ठीक, तो अब इसके क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि भाई साहब एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंसर्न्स हैं, ऑलरेडी मतलब देख रेख के बिना ये दिए जा रहे हैं, और जो दिए जा रहे हैं उनको भी एक्सटेंड किया जा रहा है। खैर, तो यहाँ पर जो उन्होंने लिमिट बढ़ाई है, टेन्योर जो बढ़ाया है, उसको समझ लेते हैं। अगर कोई रिवर वैली प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, रिवर की, नदी की घाटी वाला कोई परियोजना है, तो उसकी अब जो वैलिडिटी है वो 13 साल हो गई। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर फ्यूल से संबंधित है तो 15 साल है। और आपका कोई माइनिंग और रिवर वैली प्रोजेक्ट है अदर देन दैट, ठीक है ना, अदर देन माइनिंग एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट है, तो उसकी अब 10 साल तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस यानी कि ग्रीन परमिट हो गया है। ठीक, इन्होंने वहीं से जस्टिफाई किया है आपका कि हाइड्रो पावर, इसमें काफ़ी टाइम लगता है एनवायरमेंट क्लियरेंस,
और डीम इट नेसेसरी टू एक्सटेंड। तो इन सब कारणों की वजह से जो है हमें लगता है कि ज़रूरी हो गया है कि हमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का टेन्योर बढ़ा देना चाहिए। एक लंबा प्रोसेस होता है प्रोजेक्ट का, इसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया जाता है, मतलब आपका जो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन उसका भी किया जाता है, जो लोग के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। पब्लिक हियरिंग होती है, इसमें पोटेंशियल प्रोजेक्ट है, फिर इन सब चीज़ों के मतलब बातचीत होकर क्लियरेंस दिया जाता है, ठीक। तो लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, ये टेन्योर तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मान लीजिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया 5 साल के लिए, 2020 से लेकर 2024-25 तक के लिए दिया गया। इस टाइम के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया था, मेरी बात ध्यान से समझना। लेकिन भाई साहब इस प्रोजेक्ट को इस ड्यूरेशन में इन्होंने चालू नहीं किया, तो फिर आपको नया ही इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा। तो इसमें यह है कि अगर आपने मान लीजिए 2024-25 से पहले जस्ट खत्म होने से पहले भी प्रोजेक्ट चालू कर दिया, तो आपको ये एक्सटेंशन जो है वो मिल जाएगा। लेकिन इस टेन्योर के बीच में आपने चालू ही नहीं किया, तो फिर भाई साहब आपको यू हैव टू अप्लाई फॉर द न्यू इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, ठीक, नए तरीके से। माइनिंग लीजेस जो हैं उनको जो है आपका लाइसेंस तो भाई साहब मिलता है 50 साल के लिए, लेकिन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है 30 साल के लिए, ठीक। तो ठीक है, वैसे भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस 30 साल का ही बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर जो लिमिट बढ़ाई गई है, टेन्योर बढ़ाएगा, उसको ध्यान रखिएगा, मैं भी पूछ सकता है। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित जो है हमारा अगला टॉपिक है, और उसमें ज्योग्राफी में हम देखेंगे। देखिए गेब्स एक जगह है, गेब्स, ठीक है ना, गेब्स एक जगह है ट्यूनीशिया में, ये है वो जगह, ठीक है, यहाँ पर। और ये गल्फ ऑफ गेब्स जो खाड़ी है गेब्स की, वहाँ पर है, और ट्यूनीशिया में है। ट्यूनीशिया की कैपिटल का नाम ट्यूनिस है। यहाँ पे एक आइलैंड दिख रहा था, तो केकर करना नाम से एक आइलैंड है, क्योंकि इसके गेब्स के बगल में, इसलिए मैंने सोचा बता दूँ। ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अफ्रीका का आप अगर देखो, ठीक है ना, ऐसे करके बना दिया है, तो इक्वेटोरियल गिनिया से लेके जो है यहाँ पर ये माल्टा जो है, ये मेडिटेरियन सी में आके इटली के नीचे माल्टा यहाँ पे पड़ता है, ये है। तो माल्टा में जो है कुछ तेल वेल लेके जा रहा था युद्धपोत, और वो जो है ख़राब वेदर की वजह से वो पलट गया, और इसने जो है अब वहाँ पर काफ़ी टॉक्सिक वो सब हो सकता है, तो गल्फ ऑफ गेब्स में ही पलटा है ये, तो इसलिए जो है गेब्स न्यूज़ में था, इसलिए वहाँ पर यह है। मैंने कहा जोग्राफी इज़ मोर इम्पोर्टेंट अबाउट इट। अच्छा, ट्यूनीशिया से ही अरब स्प्रिंग की जो है शुरुआत हुई थी। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है। अरब स्प्रिंग क्या है कि जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है ना, जो पश्चिमी एशिया वाली कंट्रीज़ है, सऊदी और ये जितने भी इमिरात है, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी, प्रो डेमोक्रेसी जो प्रोटेस्ट है, उनको अरब स्प्रिंग बोला जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी ट्यूनीशिया से। तो इतना थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी वही सारी चीज़ें हैं। गिनिया, इक्वेटोरियल गिनिया से, अच्छा इक्वेटोरियल गिनिया जो है आपका अफ्रीका में है, ठीक है ना। फ्रेंच गयाना और वो सब जो है साउथ अमेरिका में है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और अभी देखिए, मैंने आपसे ये क्वेश्चन देखिए, मुझे याद आता रहता है वाला, मैं एनालिसिस नहीं कर पाया था अभी यूके पीएससी वाला पेपर। उत्तराखंड पीएससी वाले पेपर में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, इससे बिल्कुल यही पूछा गया था कि गयाना बताइए कहाँ पर है। और मैंने जितनी बार जो है वहाँ से कोई सैटेलाइट लॉन्च हुई है, कितनी बार मैंने कहा भैया बताओ, मैप देखो, करो, तो क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लगातार जुड़े रहोगे, क्वेश्चन सारे डायरेक्टली वहीं से आएंगे जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। बस ये जो एक तरीका है, पढ़ने का तरीका है, अगर आप इसको इम्बाइब कर लो, अपनी जीवन शैली में ले आओ, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस हेल्थ इश्यूज संबंधित है। अब देखो क्या है, जैसे वो होता था ना कि गाड़ी वाले को जो दारू पी के तो नहीं चला रहे हैं, तो उनको जो है एक सुधार, मतलब कहते हैं कि हाँ इसमें फूको या फिर ब्रीथ करो, तो उससे पता चल जाता था हाँ कि दारू पी रखी है कि नहीं पी रखी तो किस लेवल की पी रखी है। उसी तरीके से अब कोविड को भी, ये एक देखिए डिवाइस है, इसमें कहेंगे भैया ब्रीदिंग करिए आप, तो कोविड का भी पता चल जाएगा कि हाँ भैया इसको कोविड है कि नहीं है 3 मिनट में, ठीक। और इस तरीके का जो ये उपकरण है, इसका नाम है ब्रेथलाइजर इंस्पेक्ट IR कोविड ब्रेथलाइजर है। इसको अभी इमरजेंसी यूज अथॉराइजेशन के लिए जो है लाइसेंस दे दिया गया, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया। तो ये कहाँ पर है FDA? कमेंट करके बताइए, क्या इंडिया में है कि USA में, बताइए कहाँ पर है। तो इसको अभी यहाँ पर अथॉराइजेशन दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन अब ये भी ऐसा नहीं कि कोई भी लेके घर में खरीद लाया, लो भैया फूको इसमें। लाइसेंस हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अंतर्गत सुपरविजन में ही ये वाली चीज़ जो है, ये वाला टेस्ट किया जाएगा। अरे मान लो कोई कोविड वाले फूक दे हर जगह, ठीक, टेस्ट करने में कोविड फैल जाए, तो ये वाली चीज़ है। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित अगला जो टॉपिक है वो है रूरल इन्फ्लेशन। देखो
जो खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और उसमें मैंने आप लोग को बताया भी था कि अर्बन एरिया से ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन पाया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में, और मेन कारण है उसका फूड, मतलब खाने पीने की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे स्टेट वाइज देख लेते हैं कि अभी मार्च में 7.66% हो गया हमारे जो है रूरल इन्फ्लेशन पूरे भारतवर्ष का औसत। ठीक, लेकिन स्टेट वाइज देखें तो और भी ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में 8.85 है, उत्तर प्रदेश और असम में 8.19% है। मार्च 2022 पूछ सकता है करंट अफेयर में, एज ए करंट अफेयर क्वेश्चन भी अभी जो प्रीलिम्स आने वाला है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 8% के ऊपर है, 8.19% रहा है मार्च 2022 में। मध्य प्रदेश में 7.89% रहा है। ठीक, अर्बन इन्फ्लेशन वैसे 2021 में देखा जाए तो पूरे साल अर्बन इन्फ्लेशन ही ज़्यादा रहता था। ठीक, एक बार बस जो है एक्सेप्शन अपवाद देखें तो अगस्त में बराबर था रूरल से, और मई में थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन अभी तो इधर देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही जो है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति ज़्यादा, और उसका मेन कारण जो है वो फूड इन्फ्लेशन। और वैसे भी जो हम इन्फ्लेशन देखते हैं भाई साहब कि उस जो हमारा कंजम्पशन वाली जो एक बास्केट होती है, ठीक, उसमें फूड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका वैसे भी जो आइटम्स है वो ज़्यादा है। ठीक, और उन फूड में ही अगर मान लीजिए ज़्यादा महंगाई होती तो ओवरऑल जो महंगाई है, रिटेल इन्फ्लेशन है, वो भी ज़्यादा दिखने लगती है। ये चीज़ यहाँ पे कंजम्पशन बास्केट में लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है फूड। फूड के प्राइस बढ़े तो ओवरऑल भी फूड जो है इन्फ्लेशन दिखने लगता है। अगला टॉपिक जो है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इशू संबंधित। देखिए, अभी जो यूक्रेन के कॉमेडियन प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, इन्होंने प्रेसिडेंट जो यूएसए के हैं, जिनको कहीं भी हाथ हिला के कहीं भी भूल जाते हैं, कभी कुछ, अब शायद आपने सुना होगा या देखा होगा कि ये ऐसे खड़े होते हैं, तो इनको अगर मान लीजिए स्पीच देने जाना होता है तो ये कहीं आएंगे, हाई करेंगे और निकल जाएंगे, या फिर जो है घूमेंगे, कोई है नहीं लेकिन हाथ मिलाने लगेंगे किसी से भी। तो थोड़ा इनको एज का मुझे लग रहा है सठियाना टाइप का कुछ हो गया है। तो यहाँ पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं कॉमेडियन, उन्होंने जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, उनको बोला है कि आप रशिया को स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म घोषित करिए। इससे होगा क्या भाई साहब, और ज्यादा एक्स्ट्रा प्रतिबंध लग जाएंगे। प्रतिबंध की इतनी चिंता होती तो पुतिन क्यों करता भैया, सब कुछ जानते हुए भी कि भैया कि जो अटैक क्यों करता। खैर, इन्होंने बोला है, अब यूएसए के ऊपर है, कर दे तो और ज़्यादा भयंकर प्रतिबंध हो जाएंगे। बस सिंपल सी बात है, और कर दो फिर तो उसको कोई खत्म ही हो जाएगी ना भाई। सामने वाले से अगर तुमको कुछ मनवाना है बात, तो तुम उसके सारे रास्ते बंद कर दोगे तो तुम्हारी बात मानेगा क्या? बेवकूफ़ हो वो। जब उसे दिखेगा कि हाँ यार ये रास्ता ही खोल सकता है, तभी तुम्हारी बात मानेगा, समझना चाहिए। लेकिन नहीं, कॉमेडियन है। तो यहाँ पर क्या है कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का क्या मतलब है, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि जो स्टेट की मशीनरी है, या फिर जो स्टेट के, मान लीजिए भारत में मैं मतलब एग्जाम्पल तो दे रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, तो डीआरडीओ है। ठीक, तो डीआरडीओ क्या है कि ये डीआरडीओ कुछ टेस्ट वेस्ट करता है मिसाइल के, और ये मिसाइल उठा के ऐसे कुछ कंट्री को या फिर जो है आतंकवादी संगठन को भेज दे जो कि दुनिया में जो है आतंकवाद को फैलाते हैं। तो ये होगा कि स्टेट जो है अपनी जो टूल्स हैं, मशीनरी है, जो भी उनके पास डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, उनका उपयोग कर रहा है टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म को फैलाने के लिए। तो उसको बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। पाकिस्तान को इंडिया कहता रहता है कि ये करता है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने 2014 या 15 में मेंस में पूछा था, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म और नॉन स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन था। खैर, यहाँ पर 4 देश जो है अभी तक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में जो है घोषित किया चुके हैं। और कौन कर रहा है भाई साहब? यूएस कर रहा है। पहला है सीरिया, दूसरा है ईरान, तीसरा है नॉर्थ कोरिया, और अभी क्यूबा को रीडेजिग्नेट किया गया था 12 जनवरी 2021 में। फिर से सबसे पहले सीरिया को 1979 में किया गया था। अब इसमें होता क्या है, फॉरेन यूएस जो है आपका विदेशी सहायता नहीं देने देता है आपको, डिफेंस का एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। जैसे मैं बता रहा था कि आपने मिसाइल बनाकर किसी को एक्सपोर्ट कर रहे हो आतंकवादी संगठन को, या फिर जो है आप एक्सपोर्ट जो है डुअल यूज आइटम का मतलब समझते हो? मतलब कोई एक ऐसा आइटम है जिसका आप सिविलियन यूज भी कर सकते हो और डिफेंस का यूज भी कर सकते हो। अब आप भेज रहे हो कि भाई साहब हम सिविलियन यूज करना चाह रहे, लेकिन उसके आपके मतलब अंदरूनी कौन सा यूज करना चाहते हो? डिफेंस वाला। तो उस तरीके पे भी जो है प्रतिबंध लगाया जाता है, और साथ ही साथ कई सारे फाइनेंशियल और अदर रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जाते हैं। ये 4 स्टेट हैं, ध्यान रखिएगा। यूएसए लगाता है। कॉमेडियन जेलेंस्की ने सठियाने हुए जो बिडेन को यहाँ पे भेजा है, देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो इसी के साथ में हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। देखिए 25 अप्रैल से हमारा यूपीपीएससी का जो है आखिरी और दूसरा
जो है पेड ग्रुप चालू होने वाला है। फीस मैंने घटा दी है, जो टोटल कंप्लीट पेड ग्रुप है उसकी 6000 फीस कर दी गई है। इसी प्रकार से 1000 है करंट अफेयर करंट मंथली टेस्ट सीरीज वाले की, 3500 है आपका ओनली टेस्ट सीरीज और डाउट डिस्कशन वाले की, और करंट अफेयर जीएस बैकग्राउंड प्रिपरेशन डाउट डिस्कशन वाले की भी 3500 है। और करंट अफेयर की पीडीएफ और टेस्ट सीरीज की पीडीएफ अगर आपको चाहिए सिर्फ, तो 2600 का हो गया है। काउंसलिंग डाउट डिस्कशन वाला अगर चाहिए कहीं पे और आप पढ़ रहे हैं और आपको वहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है, तो आप 1800 का वाला जो है पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी उसमें डाउट में आप लोग को कौन से नंबर पर कॉल करना है, वो है 9650347272। 25 अप्रैल से आपका यूपी पीसीएस का जो है कंप्लीट पेड ग्रुप चालू होगा। उसकी सारी डिटेल टेस्ट सीरीज, मतलब आखिरी समय में आपको क्या चाहिए, रेलेवेंट मोस्ट रेलेवेंट मटेरियल चाहिए, ठीक है, और आपका जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में आपकी तैयारी चाहिए, और एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने खुद एग्जाम निकाले हों, ठीक, और आपके साथ में हर समय रहे, कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग है, आपका हाथ पकड़े रहे जब तक एग्जाम क्लियर ना करा दे, ठीक। तो उसके लिए अगर आपको लगता है तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग स्क्रीन को जो है पॉज करके देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो 9650347272 पे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे तक, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।